राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबूराम पाल एवं भागीदारी न्याय मोर्चा के नेता श्री रमेश चंद्र निषाद तथा केवट रामधनी बिंद जी लोक मोर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से तीसरे मोर्चे के रूप में लोक मोर्चा लगातार जिस तरीके से सक्रियता के साथ जंगार बढ़ा रहा है और समाज के दबे खुले पीड़ित शोषित वंचित तथा उपेक्षित समाज के लोग भिन्न विभिन्न पार्टियों का जो नेतृत्व कर रहे थे उनको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्ता शासन में हिस्सेदार बनाने के लिए लोक मोर्चा लगातार बढ़ रहा है। हमें खुशी है कि लोक मोर्चा में शामिल होने वाले अब तक के सभी दल बिना शर्त निर्विवाद रूप से मेरे नेतृत्व को स्वीकार किया। इसके लिए मैं लोक मोर्चा गठबंधन पार्टियों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में तीसरे मोर्चे का गठन करके न केवल सत्ता पक्ष को चुनौती दी है बल्कि सत्ता पक्ष से लुराकुश्ती लड़ने वाले विपक्ष के नाम पर जो पार्टियां चलती हैं उनके लिए भी ये एक चुनौती बन के खड़ा होगा। और आज जिस तरीके से पूरा प्रदेश जनरल राज बन गया है, कानून व्यवस्था बदल चुकी है, गुंडे माफिया अपराधी जिनको जेल की सलाखों में होना चाहिए सत्ता के गलियारे में चहलकदमी करते नजर आते हैं। SC ST OBC पर बेतादा अत्याचार बढ़ा है। यहाँ तक कि आए गए दिन किसी न किसी दलित आदिवासी पिछड़े या मुस्लिम समाज के नौजवान की हत्या होना आम हो गई। यही नहीं, आज बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाता है। सरकार उसको प्रभावी नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल है। एक और जहां बेरोजगारी पूरे देश की समस्या बन गई हुई है, वहीं पर महंगाई से आम लोगों का जीना दुर्भर हो गया और गरीबी का आलम तो इस हद तक बढ़ गया कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। किसान ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि वादा करने के बावजूद उसका लाभकारी मूल्य आप तक नहीं दिया। तो किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, घोषित किया जाए, सरकार वो भी नहीं कर रही। यही नहीं, आज बड़े पैमाने पर सरकार खुद अराजकता की शिकार हो गई। योगी सरकार में आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री अब तक अपनी पीड़ा सार्वजनिक कर चुके हैं, यह कह करके कि विभागीय अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। जब विभागीय अधिकारी अपने विभागीय मंत्री की बात नहीं सुनते हैं तो आम जनता का क्या पुरुषा हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का, जहां हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकानें तो खोली जा रही हैं, लेकिन जिन स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सरकार उनको बंद करने पर आमादा है। यही नहीं, अपनी जनता पार्टी के प्रखर विरोध के बाद योगी सरकार बैकफुट पे आई, स्कूल बंद करने का फैसला वापस लिया, लेकिन ताजुब है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी तमाम ऐसे स्कूल हैं जिसमें ताले लगे थे, अभी तक नहीं खुले, शून्य की जा रही, खत्म की जा रही है। और उच्च शिक्षा महंगी की जा रही है, जिससे कि गरीब के बेटे बेटियां शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हो जाए। हालात तो इस हद तक उच्च शिक्षा महंगी हो गई, अगर गांव का
40 बीघे 50 बीघे काश्तकार भी अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने की चाहे तो वो भी 10 बार सोचेगा। अगर उसके घर में कोई नौकरी पेशा वाला भी नहीं है तो 40 बीघे 50 बीघे काश्तकार भी अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने में इस समय असमर्थ। आज यह मोदी योगी सरकार पहले तो किसी घर में आग लगाती और जब घर पूरी तरह जल करके खत्म होने होता है तो उसमें एक बाल्टी पानी डाल करके वाहवाही लुटती है कि मैंने इस आग को बुझाई। यानी पहले जीएसटी से छोटे मध्यम व्यापारियों की कमर तोड़ दी, आम लोगों की कमर तोड़ दी, छोटी छोटी दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर बड़े पैमाने पर जीएसटी लगाई और जब चुनावी मुहाने पर भाजपा पहुंची है तो थोड़ा सा कम करके अब खुशी मनाने की नाटक कर रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे घर में आग लगाने के बाद एक बाल्टी पानी डाल करके आग बुझाने की वाहवाही लूटने की जाती है, ठीक उसी तरीके से आज जीएसटी के नाम पर भी बीजेपी इसी तरीके से जश्न मना रही है, कमर तोड़ करके लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश की जनता को बड़ी उम्मीदें थी कि एक चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन रहा है तो देश में कुछ अच्छा करे। देश में कुछ अच्छा तो कर नहीं पाए। आज देश के सरकारी विभाग संस्थान प्रतिष्ठान एक करके बेचे जा रहे हैं। जैसा कि सभी अवगत है कि अब तक सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकांश रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी संस्थाएं अदानी अंबानी जैसे बड़े धनीराम के हाथों में बेच दी गई, करोड़ों के भाव बेच दी गई। आगे कितना बेचा जाना है इसकी कोई सीमा नहीं। यानी आज जिस तरीके से मोदी योगी की जोड़ी, यूं कहिए डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह फेल हुई है। उपलब्धि के रूप में केवल अगर सरकार के पास है तो बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान समस्या, स्कूल बंद होना, देश बेचा जाना और साथ ही साथ चरमराई कानून व्यवस्था, गुंडा माफिया राज, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का उत्पीड़न, धर्म के आधार पर समाज को बांटना, मुस्लिम समाज के मदरसों, घरों पर बुलडोजर चलाना, आज इनकी उपलब्धियां हैं। संविधान विरोधी काम करने में माहिर है। संविधान अनुच्छेद 15 और 51 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि धर्म, पंथ, लिंग, जाति, स्थान के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार सोते जागते उठते बैठते हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर करके हमेशा समाज में जहर घोलने का काम करती है। जबकि हमारा भारतीय संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो भी भारतीय है सबका समान रूप से सम्मान करती है। उसके बावजूद ये जानते हुए भी कि भारतीय संविधान सेकुलर स्टेट का पक्षधर है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार सामुदायिक सद्भाव तोड़ने पर आमादा रहती है, भाईचारे का कत्याम करती है और यही पर दूसरी ओर वोट लेना होता है तो दलित, आदिवासी, पिछड़े, हिंदू। लेकिन जब दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज में पैदा होने वाले महापुरुषों के सम्मान की बात आती है तो हम उनके लिए अछूत हो जाते हैं। हमारे शरीर को बदबू आती है, हम नीच कहे जाते हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है।